दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं एक महत्वपूर्ण पॉलिटी का जो भाग लेकर आया हूँ, उसका जितना भी एमसीक्यूज होगा सारे के सारे उसमें कवर करेंगे। खास करके जो यूपीएससी और पीसीएस, खास करके जो यूपीएससी और पीसीएस के स्टूडेंट होंगे उन दोनों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और इसको डीपीएसपी का आज जो कवर करने वाले हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसको कवर करने वाले हैं। इसमें लगभग आपको 35 ऑब्जेक्टिव आज करवाएंगे। फिर इसके एक और पार्ट लेंगे, पार्ट 1 होगा ये, पार्ट 2 भी इसका देंगे। अर्थात जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले होंगे डीपीएसपी से, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव, सारे के सारे जो इसका एमसीक्यू जो सारे के सारे हैं आपके प्रीलिम्स के व्यू से, सभी को कवर करवाऊंगा। उससे पहले दोस्तों, जो अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो ज़रूर कर लीजिएगा। जॉब एकेडमी विथ रणवीर सर, जॉब एकेडमी विथ रणवीर सर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की जो सेशन होगी वो क्या होगा। इस चीज़ को हम लोग थोड़ा कवर करने के लिए देखिए दोस्तों, आज जो करवाने वाले हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशकता, इसमें सारे के सारे एमसीक्यूज कवर होंगे। ऐसे यूपीएससी, बीपीएससी, इन अदर पीसीएस कोई भी हो, जो यूपी पीसीएस हो या राजस्थान पीसीएस हो, किसी भी प्रकार की जो भी पीसीएस की एग्ज़ाम होगी, सब के प्रीलिम्स के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। और अन्य भी कोई कंपटीशन हो उसके लिए भी यह महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की जो सेशन है उसमें क्या कवर करवाऊंगा। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर इसके बाद आप लोगों को पॉलिटी के सारे भाग का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके लिए है, और जितने क्वेश्चन इसमें जितने डाले हुए हैं, जितने क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे, सारे के सारे किसी न किसी यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, कहता है पहला क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है। अर्थात कह रहा है डीपीएसपी किस अनुच्छेद में शामिल है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये डीपीएसपी भाग 4 में है, डीपीएसपी भाग 4 में है, क्योंकि आपको पता होगा भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, आर्टिकल 1 से 4 तक है। और भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित है उसमें 5 से 11 तक है। नागरिकता कितनी तक है? 5 से 11। और 12 से 35 तक है आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो भाग 3 में आएगा। ये भाग 1, भाग 2, भाग 3। फिर चलते हैं भाग 4। भाग 4 में आपको डीपीएसपी पढ़ना होता है, जो आपको 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक पढ़ना होता है। क्या? डीपीएसपी। क्या पढ़ना होता है? डीपीएसपी। किस भाग में? भाग 4 में। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में पढ़ना होता है दोस्तों? भाग 4 में। और भाग 4 आता है कहाँ से कहाँ? 36 से 51। तो आपका क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत शामिल है। तो हम लोग को पता है कि 36 से 51, तो 36 से 51 पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए दोस्तों, अब दूसरे सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है। अभी हम लोग ने ऊपर देखा है कि भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व वर्णित है। तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व किस में है? भाग 4 में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों, देखिए दोस्तों, ये ग्राम पंचायतों की बात कर रहा है।
कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन का वर्णन किया गया है। आपको तो पहले बता दूं दोस्तों, कि ग्राम पंचायत भाग 4 जिसमें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया है, उसमें आपको अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया, यानी ग्राम पंचायत के गठन का वर्णन किया गया। किसमें? अनुच्छेद 40 में। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, जैसे इसमें है समान नागरिक संहिता, इसमें क्या है 44 में समान नागरिक संहिता, यानी 44 में जो चर्चा किया गया है समान नागरिक संहिता की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 40 में क्या किया गया? पंचायत, इसमें क्या गया? सिविल कोड, समान नागरिक, एक सेकंड दोस्तों, मैं पेन को थोड़ा, इसमें क्या किया गया? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता। और इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई? पंचायत का। इसमें किस चीज़ की चर्चा की गई दोस्तों? पंचायत का। और 48 में अनुच्छेद, जो ये सब आपको पता होगा कि 36 से 51 तक जो भी आएगा किसमें आएगा? राज्य के नीति निर्देश यानी डीपीएसपी में। तो अर्थात इसमें जितनी भी अनुच्छेद है सब किसमें है? डीपीएसपी में। तब 44 क्या कहता है? समान नागरिक संहिता। और 40 क्या कहता है? पंचायत के गठन की बात जो यहाँ पूछ रहा है। तो आपका आंसर तो ये सही, परंतु ये भी थोड़ा जान लें तो आगे भी काम आएगा। तो अनुच्छेद 48 क्या कहता है? कृषि एवं पशुपालन का विकास करने, यानी कि इस पर कृषि और पशुपालन से संबंधित चर्चा है। अब आया अनुच्छेद 50, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात कहा गया, यानी कार्यपालिका से न्यायपालिका की अलग होने की बात किसमें है? अनुच्छेद 50 में। तो चलिए दोस्तों फिर आगे की एक सवाल को देखते हैं। आपका चौथा सवाल है, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में को परिभाषित करता है? क्या दोस्तों? समान नागरिक संहिता। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है किसमें? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में। तो चलिए दोस्तों, ऊपर मैंने इसका डिस्कस अभी कर दिया था। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला ग्राम पंचायत का गठन तो ग्राम पंचायत का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है? देखिए अनुच्छेद यही नहीं पूछा, किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ग्राम पंचायत किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एक है समाजवादी, एक है क्या? समाजवादी। दूसरा क्या है? गांधीवादी। समाजवादी को दोस्तों आप नेहरूवादी मॉडल भी कह सकते हैं। समाजवादी को क्या कह सकते हैं? नेहरूवादी मॉडल भी कह सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या कह रहा है? गांधीवादी सिद्धांत, दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत, तीसरा है उदारवादी सिद्धांत, उपरोक्त में से सभी। तो ग्राम पंचायत मूल रूप से किस में होगा दोस्तों? गांधीवादी सिद्धांत में। ग्राम पंचायत का गठन किस सिद्धांत पर आधारित होगा? किस सिद्धांत पर? पंचायत का गठन किस सिद्धांत पर होगा? गांधीवादी सिद्धांत पर। अगला क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित में कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। कितने स्टूडेंट बार बार क्या करेंगे कि जो नहीं पर ध्यान नहीं देंगे और है वाला पर टिक कर देंगे। कह राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो आपको पता होनी चाहिए, मद्य निषेध है, गौ संरक्षण है, पर्यावरण संरक्षण है। ये अभी वर्तमान में नहीं है क्योंकि इसको उठा के कहाँ दे दिया गया है? मौलिक कर्तव्य में 14 वर्ष के बच्चे की जो है अनुच्छेद 21 को, या ये कह सकते हैं, इसमें शामिल किया गया था। अर्थात यह जो है मौलिक नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व
कोई राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से? ब्रिटेन से, पूर्व सोवियत संघ से, आयरलैंड से या फ्रांस से? आयरलैंड से। आगे कह रहा है संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो दोस्तों ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो देखिए दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व में बात करता है तो ये आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक सभी है, यानी आप क्या कर सकते हैं उपरोक्त में से सभी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हम अभी देख लेंगे इसमें। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, राज्य के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो बता दूं दोस्तों आपका जो इसमें से चीफ आंसर होगा वह होगा राज्य के कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। देखिए दोस्तों पूरे आप ये सब दिमाग में बैठा लीजिए, सारा का सारा क्वेश्चन यही पीसीएस में बार बार रिपीट करेगा और यूपीएससी में ही सभी पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार। आईएएस जैसे कि ये देखिए आईएएस 2002 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसी में नहीं क्वेश्चन में नहीं दर्शाया गया है कि कितना, लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है। यह क्वेश्चन का है संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो अभी हम लोगों ने देखे वहाँ तो ऑप्शन थोड़ा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, लेकिन यहाँ ये भी चीज़ ऊपर में देखे थे कि सामाजिक कौमा होगा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। यहाँ क्या है? राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप लोकतंत्र की स्थापना करना। आपको बता दें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को क्या होगा? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आपका आंसर क्या होगा? 4। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की, देखिएगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो आपको बता दें केटी शाह द्वारा इसे कहा गया कि नीति निर्देशक तक यानी डीपीएसपी वह है जिसे बैंक के द्वारा यानी बैंक की चेक की भांति है, उसे जिसे बैंक अपनी मर्जी से उस पर देय राशि भुगतान कर सकता है। उसी प्रकार उसका तुलना डीपीएसपी की तुलना बैंक की चेक से किया है। कौन किया है? केटी शाह ने किया है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? देखिए समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने का अंग कौन सा अंग? तो दोस्तों एक एक क्वेश्चन पर एक एक शब्द पर यूपीएससी ये भी मायने रखता है कि आप शब्द का कितने चयन कर सकते हैं। शब्द इतनी उसमें मिलती जुलती शब्द मिलेगी, यानी जितना कठिन शब्द मिलेगा कि जिसमें कि मिलता जुलता एकदम लगेगा कि यही है वो होनी चाहिए, पर इस चीज़ पर आपको केयरनेस करना होगा। तो करा कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो दोस्तों आपका ये होगा नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व जो है समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन 15 कह रहा है संविधान में कल्याणकारी राज का आदेश दिया जाता है, यानी कल्याणकारी राज का आदेश दिया जाता है क्या? किस में? तो वह किस में दिया जाता है? कल्याणकारी राज की स्थापना जो
करने के लिए क्या उद्देश्य, यानी नीति निर्देशक तत्व, ऊपर वाले क्वेश्चन अभी हम लोग देखे थे कि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के पीछे क्या उद्देश्य था। तो कल्याणकारी राज्य, तो वही पूछ रहा है कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, उद्देश्य यहाँ पर कुछ फॉल्ट है, आदेश दिया जाता है क्या, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य बनाइए किस, नीति निर्देशक तत्व बनाइए किसके लिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए। IAS में पूछा हुआ क्वेश्चन है 1992 को। आगे करा, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। देखिए दोस्तों, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है, यह तो है। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, यह भी है। एक धार्मिक राज्य की, दोस्तों धार्मिक राज्य की स्थापना करने की उद्देश्य कतई नहीं था, अर्थात 3 सही है। आपका जो सही है वो आंसर नहीं होगा, मतलब नहीं वाला पूछ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, ये 3 नंबर आंसर होगा आपका। आगे कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या विधेयक की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। पहला गलत होगा। दूसरा कार्यपालिका कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। देखिए दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व DPSP जो है सरकार को काम करने के लिए सुचारू करते हैं, उन्हें उत्तरदायित्व बनाते हैं, उसे तानाशाही से रोकते हैं, ना कि उसे रोकते हैं। रोकने की बात कहीं नहीं करता है, इसलिए दोनों गलत होगा, न 1 न 2। चलिए आगे करा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है। पहला क्या कह रहा है, यह तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्यवस्था करता है, बिल्कुल सही है। इस तत्व में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप लोग को पता होनी चाहिए फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार जो है वह न्यायालय में लागू हो सकता है, यानी उसमें परिवर्तनीय है। लेकिन जब DPSP की बात करें तो यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो दोनों गलत सही है, सॉरी दोस्तों, दोनों सही है। तो आपका आंसर क्या होगा, सी। आंसर क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। भारत के संविधान में है, किस में? कल्याणकारी राज्य की चर्चा संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो वह किस में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, चौथी अनुसूची, मौलिक अधिकारों में, प्रस्तावना में। आपको बता दें दोस्तों, वह किस में होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन किया गया, और इसमें भी खास करके अगर आर्टिकल पूछें, आर्टिकल 38 में इसका वर्णन है। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेशन, आप 38 पढ़ेंगे, उसमें आपको ये चीज़ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ भी जान लेंगे, राज्य की संकल्पना का समावेशन भारत के संविधान में है कहाँ? राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। अगला क्वेश्चन, यदि कि BPSC 1994 का पूछा हुआ क्वेश्चन, ये IAS 2015 का क्वेश्चन था। इस प्रकार सारा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ ही मिलेगा। आगे का नीति निर्देशक तत्वों को उनकी दिशा और दशा के आधार पर कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि अभी नीचे क्वेश्चन दिखाएंगे, उसको 3 श्रेणियों में किया है। किसमें? समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। तो कितने हो गए दोस्तों? टोटल 3, यानी कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों को उनकी दिशा और दशा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? कौन कौन भागों में? तभी हम लोग यहाँ पढ़े थे समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये होगा, अर्थात सभी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? धन का
विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? वह किसका करेगा दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी देखा होगा हम लोगों ने। ये क्या कह रहा है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसका विकेंद्रीकरण, धन का विकेंद्रीकरण करना का उल्लंघन क्या होता है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो चलते हैं कुछ दोस्तों अब अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? नीति निर्देशक का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ है पहला स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आपका दोस्तों यही आंसर होगा। क्या कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पे निर्भर करता है? और सरकार के पास उपलब्ध। सपोज कीजिए अगर किसी को पेंशन दिया जाए, ये किसी का मौलिक अधिकार नहीं है। पेंशन देना मौलिक अधिकार नहीं है। तो पेंशन स्थिति है तो सरकार पे वो निर्भर करता है। अगर सरकार चाहे तो नहीं भी दे सकता है। नहीं देने के रीजन क्योंकि सरकार के पास उपलब्ध संसाधन नहीं होंगे तो सरकार इसे क्या करेंगे? पेंशन को नहीं दे सकते हैं। अगर सरकार के पास उपलब्ध संसाधन है तो पेंशन भी देंगे। जैसे होता है वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, किसी भी प्रकार के पेंशन जो सरकार अभी दे रही है वह किसी का मौलिक अधिकार नहीं होता है। वह पेंशन सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। तो अगर सरकार के पास है तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उसे देना होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे कह रहा है मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए यहाँ कह रहा है मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, ये हो गया फंडामेंटल राइट्स। इसमें बोला क्या अंतर है? कह रहा है यहाँ पहला कहा राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है दोस्तों, बंधनकारी नहीं है। पहला गलत होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वाद योग है यानी परिवर्तन, इसे वाद न्यायालय में लाया जा सकता है। वाद योग का मतलब होगा इसे न्यायालय में लाया जा सकता है। तो हम लोगों को पता होगा क्या जो राज्य के, जैसे कि आप लोग को भी पता होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसी न्यायालय में नहीं लागू किया जा सकता है। फंडामेंटल को लागू किया जा सकता है, मूल अधिकार को न्यायालय में कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं, लेकिन DPSP के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यहाँ कह रहा है नीति निर्देशक तत्व वाद योग है, तो गलत तो यही हो गया। तीसरा कह रहा है मूल अधिकार वाद योग है, ये तो सही कह रहा है, जबकि राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद तत्व नहीं, ये बिल्कुल सही है। नीति निर्देशक तत्व वाद योग नहीं है लेकिन ये वाद योग है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बीच विषय में कौन सा कथन सही है? देखिए कह रहा है कि वे एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल सही कह रहा है। मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। एक दूसरे के क्या हैं? पूरक हैं। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन। अब आप लोगों को पता होनी चाहिए समान कार्य के लिए समान वेतन किस भाग में वर्णित किया गया है। स्त्री और पुरुष को भी समान करने नहीं, आपको क्या करना होगा? भाग 4 यानी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। किसका है? राज्य की नीति निर्देशक तंत्र। अब किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया? इसका वर्णन किस में किया गया? 39 ब्लॉक डी अनुच्छेद आर्टिकल 39 ब्लॉक डी में इसका चर्चा किया गया। किसका? समान कार्य के लिए समान वेतन। इसमें कहा गया है स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा?
राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये भी पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है। यानी अध्ययन की व्यू से देखें तो किस भाग में इसको विभाजित किया जा सकता है। तो आपको ऊपर अभी हम लोगों ने सवाल सॉल्व किया है, वो तीनों में किया जा सकता है, समाजवादी, और क्या भी गया है समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। तो आपका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पंचायती राज हम लोग क्वेश्चन देखें। अब दोस्तों ऐसा ही होता है कि बार बार क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में, कई एग्जाम में पूछता है तो क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देखें, ऊपर भी देखें, पंचायती राज की चर्चा हम लोग अभी देखे थे कि आर्टिकल 40 में किया गया, आर्टिकल 40 में क्या किया गया, पंचायती राज की चर्चा गया है। और 40 किस में आता है, 36 से 51 किस में आता है, डीपीएसपी में, राज्य की नीति निर्देशक तत्व में। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत कर रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कर रहा है 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित किया गया था किस अनुच्छेद के द्वारा, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो आपको बता दें दोस्तों ये आपका पहला, तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए आंसर क्या होगा, 43 का ए, 29 का आंसर होगा अनुच्छेद 43 ए। तो आंसर आपका ये बिल्कुल सही होगा 43 ए। लेकिन आपको 42वां संविधान संशोधन की बात किया जाए तो 42वां संविधान संशोधन किसको जोड़ा गया था। एक तो आपका ये होगा, आपको यहाँ बता दें 42वां संशोधन किसके काल में हुआ, आप लोगों को अच्छी तरह पता होगा, वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तभी थी, इसके नेतृत्व में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। जबकि 44वां संविधान संशोधन 1978 जब आया तब जनता पार्टी की सरकार थी। तो देखिए अब 39 ए भी इसी के तहत किया गया और 43 ए भी इसी के तहत किया गया और 48 ए भी इसी के तहत किया गया। 39 एफ भी यहाँ लिख देते हैं, 39 ब्लॉक एफ, और ये हो गया 48 ए, 39 ब्लॉक एफ, 39 ए, 43 ए, 48 ये मुख्य आपको याद रखना होगा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस चीज़ को जोड़ा गया, इस अनुच्छेद को, इसको। लेकिन यहाँ जो आपका जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर होगा ये, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि श्रमिकों की प्रबंधनों में भागीदारी सुनिश्चित करती, ये अनुच्छेद 43 ए के तहत किया गया। चलिए कुछ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ है। आपको बता दें यह उल्लेख अनुच्छेद जो जिसमें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात किया गया है वह अनुच्छेद है या आर्टिकल है, वह अनुच्छेद है 51। तो 51 हम लोग को पता है कि 36 से 51 कहाँ आता है, डीपीएसपी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो आपका आंसर क्या होगा, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। यह भी तो IAS 2014 में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्व, यानी कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था, कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। तो पहला कार्य पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन। आपको बता दें पुरुष और स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन 39 डी में है, 39 ब्लॉक डी इसमें चर्चा किया गया है। लेकिन अभी आप लोगों को ऊपर बताएं
कि 42वां संविधान संशोधन कौन जोड़ा गया, 39F, 39 ब्लॉक ऐप है, 39A, 43A, 48A, लेकिन इस किसमें है, 39D में इसकी चर्चा की गई है। ये आप भी समझ गए होंगे। तो पहला क्या होगा, गलत होगा। दूसरा क्या कह रहा है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, अभी तो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें, ये तो बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर यही होगा, बाकी सब गलत होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखिए सुमेलित करने के लिए कह रहा है। ऐसा क्वेश्चन फंसा देता है बहुत जगह स्टूडेंट को। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, सूची एक एवं सूची 2 में को, सॉरी ये कट, इसको नहीं करना था, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। देखिए कह रहा है अनुच्छेद 40, तभी हम लोग ऊपर में पढ़े थे, अनुच्छेद 40 में किस चीज़ की चर्चा है, ग्राम पंचायत, तो बिल्कुल सुमेलित है। अनुच्छेद 41, अगर आपको पता नहीं होगा अनुच्छेद 41, तो जो इसमें से पता है पहले उसको मिला लीजिए, आपको पता होनी चाहिए। ऊपर भी शायद बताए होंगे, नहीं बताए तो समझ लीजिए। यह अनुच्छेद 48 में बिल्कुल सुमेलित है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कि ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 48 में इसकी चर्चा है। अब आगे देखते हैं ऊपर वाले क्या करा, 39 घ अर्थात क ख ग घ डी, 39D सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, अभी हम लोगों ने देखे थे, इसको डी भी बोल सकते हैं, अगर इंग्लिश में करें तो इसको डी भी बोल सकते हैं। 39D समान, यहाँ देखे थे अभी हम लोग, देखिए 39D यहाँ पर क्या है, 39D में पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का वेतन 39D में है, वही चीज़ यहाँ है। तो 39D ये बिल्कुल सुमेलित है। 41 भी सुमेलित है, ये भी सुमेलित है, अर्थात आपका आंसर जो होगा 1 का A, 2 का B, 3 का C, 4 का D, आपका आंसर पहला, आपका आंसर क्लियर है। चलिए दोस्तों अगला सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। यहाँ पर ज़्यादा ध्यान रखने हैं कि सत्य का पूछ रहा है कि वो सत्य पूछ रहा है। कह रहा है निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लिखित है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, अभी तक तो सही बात कह रहा है। संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व उल्लेखित है, बिल्कुल है। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। करा और यह आयरलैंड के संविधान में उल्लिखित निर्देशक तत्व तथा गांधीवादी सिद्धांतों से भी प्रेरित है। क्या लगता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, आयरलैंड के संविधान में भी है, यह गांधीवादी सिद्धांतों पर भी प्रेरित है। दूसरा कह रहा है यह भाग 3 द्वारा प्रदत्त राजनीतिक अधिकारों की तुलना में आर्थिक और सामाजिक अधिकार देते हैं। आर्थिक और सामाजिक अधिकार हम लोग देखे थे, आर्थिक और सामाजिक अधिकार इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। ये राजनीतिक तुलना की बात करें तो ये आपको फंडामेंटल राइट में देगा। यह कह रहा है भाग 3 द्वारा, यहाँ तो दर्शा ही दिया, भाग 3 द्वारा राजनीतिक, यानी भाग आपका जो भाग 3 मौलिक अधिकार जो है, अगर मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP जो है वह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र दोनों का स्थापना करता है, और दोनों मिलाकर भारतीय लोकतंत्र को पूर्णता प्रदान करता है, यानी कि पूर्णता मतलब उसको संपूर्ण मतलब पुष्टि करता है, 100% उसको करता है, फंडामेंटल और DPSP। इसलिए कहा गया फंडामेंटल और DPSP एक दूसरे के क्या है, पूरक हैं। फंडामेंटल और DPSP एक दूसरे के पूरक हैं। फंडामेंटल राजनीतिक और DPSP क्या है आपका समाज, आर्थिक और सामाजिक, ये दोनों ये करते हैं। तो दूसरा भी आपका क्या होगा, सही होगा। तीसरा कह रहा है निर्देशक तत्वों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। निर्देशक तत्वों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है।
जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा, थोड़ा इसको रोज इरेज कर दें दोस्तों, चलिए अब देखते हैं। निर्देशक तत्वों में परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, जिसे संसद के दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से पारित। ये बिल्कुल गलत कह रहा है दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, जिसमें कहा गया है कि यदि निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों पर प्रभावी बनाने वाले कानून बनते हैं तो वे इस आधार पर अमान्य नहीं होंगे कि इसे मौलिक अधिकार कानून। ये बिल्कुल सही कह रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और जिसमें 4 होगा, 1, 2, 4 आपका आंसर हो जाएगा बी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, ये 2014 IAS में पूछा हुआ है। अभी हम लोगों ने अभी देखा था ऊपर में, ये आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की चर्चा करता है। तो वो किसमें है? 36 से 51 किसमें आता है? DPSP में आता है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। आपका आंसर 2 सही होगा। ये भी पूछा यूपी PCS में 2019 में। यह कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित। लगता है क्वेश्चन दोहराया गया दोस्तों। ये क्वेश्चन ऊपर था तो आप लोगों ऊपर बनाए होंगे कि ये 43 ये। तो आज दोस्तों आप लोगों की जो क्वेश्चन की संख्या हुई वह कितने? 35 क्वेश्चन कराया गया। कितने क्वेश्चन? 35। लगभग ये 60 से 65-70 क्वेश्चन तक होगा। ये वीडियो को पार्ट 1 हुआ और पार्ट 2 इसके बाद रिलीज होगा। यानी पार्ट 2 आप लोगों को अभी अपडेट करेंगे। उसके बाद दोस्तों प्रत्येक पॉलिटी के जितने भी चैप्टर होंगे सबका MCQ आप लोगों के पॉलिटी ऑल MCQs आप लोगों के पास पहुंचेगा। बस दोस्तों आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।